मुंबई शहर में 8 साल की कनु अपनी मां वैशाली और पिता सुधीर के साथ रहती थी। सुधीर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जबकि वैशाली हाउसवाइफ थी। शुरू से ही शहर में रहने के कारण वो तीनों जंक फूड को बहुत पसंद करते थे और संडे के दिन नाश्ते की शुरुआत ही उनके नूडल्स से होती थी। एक बार सुधीर को कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के काम के लिए जयपुर जाना पड़ जाता है। जैसे ये बात वैशाली की बुआ को पता चलती है तो वो कहती है, हे राम, फिर तो तू इतने बड़े शहर में छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे रहेगी। मैं एक काम करती हूँ, कुछ रोज वहीं तेरे साथ रहने आ जाती हूँ। जैसे ही दामाद जी आ जाएंगे तब मैं भी सुकून से वापस गांव लौट आऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, आप परेशान मत होइए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी सुधीर फोन छीन कर कहता है, बुआ जी प्रणाम, आप कुछ दिन यहाँ आकर रह सकती हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगी तो मैं भी बेफिक्र होकर जयपुर जा सकता हूँ। मैं आपकी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। वैशाली और कनु आपको लेने स्टेशन पहुंच जाएंगी। इतना कहकर सुधीर फोन काट देता है। क्या जरूरत थी उनको यहाँ बुलाने की। अच्छा है ना, तुम दोनों को कंपनी मिल जाएगी और मैं भी बेफिक्र होकर काम पर जा पाऊंगा। मम्मी, आपकी बुआ आ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप ये बात सुनकर इतना सैड क्यों हो गई? बेटा, तुम जानती नहीं हो उन्हें। अभी जो तुम ये नूडल्स खा रही हो ना, ये भी बंद करवा देंगी तुम्हारे। आज जितना मर्जी खाने हैं खा लो, उनके सामने तो भूलकर भी इन सब चीजों का जिक्र भी मत करना। उन्हें ये सब जंक फूड एंड फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं माँ की आखिर बुआ नानी दिखती कैसी हैं। मैं तो बहुत छोटी रही होंगी ना जब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई होगी। हाँ बेटा, तू 3 साल की थी जब तू उनसे मिली थी। प्यार तो वो हम सबसे बहुत करती हैं, लेकिन वो खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें ये सब फास्ट फूड, बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना तो वो खुद खाती हैं और ना ही औरों को खाने देती है। जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगले दिन सुधीर जयपुर के लिए निकल जाता है तो वहीं वैशाली और कनु बुआ जी को लेने स्टेशन पहुंच जाती हैं। लगता है बुआ जी को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। वो देखो सामने कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स की दुकान है। ऐसा करती हूँ, तब तक मैं इन्हें ले आती हूँ। लेकिन तभी पीछे से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज आती है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? थोड़ी देर सब्र कर, मैं तुझे घर चलकर देसी घी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। बुआ जी लो, आ गई बुआ जी। मम्मी ठीक ही कह रही थी, बुआ जी तो जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाने दे रही। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो, जीती रहो। चलिए बुआ जी, अब घर चलते हैं। बाहर ऑटो वाला हमारे वेट कर रहा होगा। अरे ऑटो में क्यों, पैदल चलेंगे। इसी बहाने मुंबई दर्शन भी हो जाएंगे और हम सब की वो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे, हाँ, वॉकिंग शॉकिंग भी। वैशाली और कनु हाफते हाफते घर पहुंचते हैं, जबकि बुआ बिल्कुल भी नहीं थकी हुई होती। तुम लोग तो इतना सा चलकर ही कितना थक गए। रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बुआ जैसे ही किचन में जाती हैं तो उनकी नजर वहां रखे नमकीन, बिस्किट्स, नूडल्स के पैकेट पर जाती है और किचन में रखे उन सामानों पर छोटे छोटे कॉकरोच, मक्खियां देखकर तो वो हैरान ही रह जाती हैं। हे राम, ओहो हो, तो यही कारण है इन लोगों की कमजोरी का। ये लो पानी पियो। अब समझ आया तुम लोगों की कमजोरी के कारण। ये बाहर की चीजें खा खा कर ये तो मुझे घर कम और दिल्ली का चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है, जहां दुनिया भर के कॉकरोच, मक्खियां और छिपकलियां घूम रही हैं। अरे गांव में तो तुम्हें एक मक्खी मच्छर तक नहीं मिलेगा। अब इस घर की साफ सफाई और तुम सबकी सेहत का ध्यान मैं खुद रखूंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुआ दिन भर सबके खाने पर नजर रखती। घर में फास्ट फूड तो बिल्कुल आने ही नहीं देती, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या बुआ जी, जब देखो तब ये साग सब्जी खिलाती रहती हो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अब कुछ टेस्टी खाना है। हाँ बुआ जी, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। खाना तो यही मिलेगा, हरी भरी सब्जियां और कम मसालेदार। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे ही रहो, लेकिन तुम लोगों को ये बेकार का मैदा खाने नहीं दूंगी। बुआ जी के सादे और बेस्वाद खाने से परेशान कनु और वैशाली बाहर के तीखे और स्वादिष्ट फास्ट फूड को खाने के लिए तरस गए थे। एक दिन कनु जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसकी नजर एक ठेले पर जाती है, जिस पर चाइनीज पानी पूरी वाला लिखा हुआ होता है। उस ठेले को देख कनु के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो कोई नया पानी पूरी वाला लगता है। चलो, अपने मोहल्ले में कोई तो नया पानी पूरी वाला आया, जरा चक्कर देखती हूँ। भैया, पानी पूरी कैसे दी? आओ माओ चाओ, कौन सा वाला फ्लेवर खाएंगे? फ्लेवर?
और वो भी पानी पूरी में। काला पानी मतलब काला खट्टा, लाल पानी मतलब लाल मीठा फ्लेवर, और ऑरेंज पानी मतलब खट्टा और मीठा मिक्स फ्लेवर, और ये डार्क ब्राउन मतलब फेमस चाइनीज फ्लेवर। आपको कौन सा दूं? ऐसा करो, एक एक पानी पूरी सभी फ्लेवर में चखा दो। चाइनीज पानी पूरी वाला कनू को सारे फ्लेवर टेस्ट करवाता है। कनू को पानी पूरी इतनी पसंद आती है कि वो चटकारे मार मार कर स्वाद ले लेकर सारे फ्लेवर में पानी पूरी खाती है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब बस करती हूँ, घर जाकर बुआ जी की उबली हुई दाल भात भी तो खानी है। अगर नहीं खाया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। अच्छा बताओ तो चीनी भाई, कितने पैसे हुए? 2। लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अरे इसका मतलब कि ये फ्री है। आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आज के दिन ये सबके लिए फ्री है। अरे वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कनू भागकर घर जाती है जहां उसकी बुआ ने उसके लिए उबली हुई दाल और भात बना रखा होता है, जिसे वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे आज कनू, तुम्हें क्या हो गया है? रोज तो तुम इस उबली हुई दाल के लिए मुंह सड़ाती हो। सीखो वैशाली तुम अपनी इस बेटी से। देखा मेरे हाथों के उबले दाल भात इसे कितने पसंद आ रहे हैं। 2 दिन में ही उबली दाल खाना सीख गई, और एक तू है जो इतनी बड़ी होकर अभी तक नखरे करती है। तभी वहां सुधीर अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और बुआ के पैर छूता है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? ये ले बेटा, उबली हुई दाल और भात खा। अच्छा अब मैं चली आराम करने, तुम सब अपना खाना खत्म करके ही उठना। ये उबली दाल, तुम दोनों ये सब कैसे खा रहे हो? मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। मैं अभी अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर करता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो सुधीर? अगर बुआ को पता चला कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो हंगामा कर देगी। तुम तो जानते ही हो उन्हें। कनू, तुझे कैसे ये उबली दाल भात पसंद आ रहा है? पहले तो तू बड़ा मुंह बनाकर खाती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? इसके बाद कनू उनको सारी बात बताती है। सच कहूं मम्मी पापा, तो इतने स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। अगर आप भी खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। पर ये चाइनीज पानीपुरी वाला अपना ठेला लगाता कहाँ है? यहीं अपने मोहल्ले का जो नुक्कड़ है ना, वहीं। चलो न जी, कई दिन हो गया कुछ तीखा और कुछ अच्छा खाए हुए। बुआ जी को सोता देख वो तीनों पानीपुरी वाले के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी तारीफें कर रही थी हमारी बेटी तुम्हारी, जरा हमें भी तो चखाओ। सर जी कौन सा फ्लेवर खाएंगे आप? मुझे काला खट्टा। और मुझे वो ऑरेंज, मतलब खट्टा मीठा मिक्स फ्लेवर। वो जैसे ही उसका स्वाद चखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अब तो मैं हमेशा पानीपुरी खाने यही आऊंगी। क्या स्वाद है, अमेजिंग। जी मैडम, और सस्ती भी। 10 रुपए में 5 पानीपुरी। मुझे तो 2 प्लेट और लगा दो, मैं तो 2 प्लेट और खाऊंगा भाई। वो तीनों उस पानीपुरी वाले के दीवाने हो जाते हैं। वो सभी अपने दोस्तों को जाकर उसके बारे में बताते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो पानीपुरी वाला यानी कि चेंग अपनी रेडी पर बैनर लगा देता है और उस पर लिख देता है 10 रुपए में 3 स्वादिष्ट पानीपुरी। उसी शाम बुआ जी जब मंदिर गई होती हैं तो वैशाली और कनू बुआ से छुपते छुपाते वहां पहुंचते हैं। ओ गॉड, अब इसने 10 रुपए की 3 पानीपुरी कर दी। खैर स्वाद भी तो कितना है इसकी पानीपुरी में। वो दोनों पानीपुरी खाकर लौट ही रहे होते हैं कि तभी कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे आजकल तो एक भी कॉकरोच, चूहे और छिपकलियां नहीं दिखते मेरे घर पर। ना जाने सब कहाँ चले गए। बिल्कुल सही कहा बहन, कुछ दिन से मुझे भी अपने घर में कुछ नहीं दिख रहा। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि वो गायब हो गए। अरे क्या खाक अच्छा है, मुझे मेरी शेरी के लिए एक भी चूहा नहीं मिल रहा। बेचारी मेरी बिल्ली रोज चूहे और कॉकरोच की ताक में बैठी रहती है, लेकिन उसके हाथ ही नहीं लगता कुछ। बात तो सही है, आजकल मेरे घर पर भी ये सब नहीं दिखते। हाँ, बुआ इतनी साफ सफाई जो रखती हैं शायद इसलिए। सामने से बुआ मंदिर से घर आ रही होती है। अरे वैशाली बेटा, तूने देखा उस नुक्कड़ पर जो पानीपुरी वाला लगा है, उसके पास कितनी भीड़ है। बाप रे, लोग तो जैसे पागल हुए पड़े हैं उसकी पानीपुरी के लिए। कहीं मेरे पीछे तुम वहां तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो वॉक करने गई थी। ये सब खाकर मुझे मोटा थोड़े होना है। चलो बुआ जी अब घर चलो। हाँ हाँ चलो, अब पढ़ाई भी तो करनी है। रात को बुआ खाना खाकर टहलने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि वो चाइनीज पानीपुरी वाला चूहेदानी, चमगादड़ पकड़ने के लिए नेट, साथ में कॉकरोच और लिजर्ड रैपिड भी लाया हुआ होता है, और फिर कुछ देर बाद उनको पकड़कर वहां से चला जाता है। ये पानीपुरी वाले को आखिर इन सब कीड़े मकोड़ों को पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर दाल में कुछ काला है।
अभी इसका पीछा करके पता लगाती हूँ। वो पानीपुरी वाले का पीछा करती है और देखती है कि वो सभी जानवरों को एक एक कर ओखली में कूट कर उनका कीमा बनाकर पानीपुरी का पानी तैयार कर लेता है। मैं हूँ चैंग चाइनीज पानीपुरी वाला। ये पागल लोग कॉकरोच के पानी को काला खट्टा, छिपकली के पानी को लाल पानी और चमगादड़ के पानी को खट्टा मीठा पानी समझकर चटकारे ले लेकर खाते हैं। हे भगवान, तो ये राज है इसके ठेले पर लगने वाली भीड़ का। ना जाने ये इंसान कितना गिरेगा। उधर जब बुआ घर पहुंचती है तो वैशाली, कनु और सुधीर तीनों ही पेट पकड़े हुए बैठे होते हैं। बुआ जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। इन तीनों को ही पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि 2-4 दिन इन्हें घर का ही खाना देना। लेकिन ये सब तो घर का बना हुआ सादा खाना ही खाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। बुआ जी, हमने चाइनीज पानीपुरी वाले की पानीपुरी रोज आपसे छुप छुप कर खाई है, हमें माफ कर दो। इसके बाद बुआ जी उन सब के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाती है और उनकी खूब देखभाल करती है। अगले दिन रात को चेंग फिर से जानवर पकड़ने जाता है, लेकिन तभी बुआ जी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेती हैं और चेंग की सच्चाई सबको बता देती हैं। फिर पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी बुआ जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो बुआ जी, आपने तो हमारा भला ही चाहा, लेकिन हमसे ही गलती हो गई। गलती मेरी भी है जो मैंने तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही सख्ताई की। अगर थोड़ी ढील दे देती तो तुम्हें यूं छुप छुप कर पानीपुरी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो सभी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगले दिन बुआ जी अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पहुंच जाती हैं। मोहल्ले के सभी लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और हार पहनाकर और ढेरों गिफ्ट देकर उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें खुशी खुशी विदा कर देते हैं। माधोपुर गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अंजू के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उन दोनों की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा मयंक, जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों के बाद मयंक अपने घर आने वाला था। ये जानकर संदीप और अंजू काफी खुश थे और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक ऐना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है। तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। कौन है ये? मम, ये ऐना है। मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक ऐना से कहता है, ऐना, ये मेरे मॉम डैड हैं। मयंक के ये कहते ही ऐना अंजू के पांव छूते हुए कहती है, पांव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे ऐना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। मयंक, ये लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, ऐना मेरी वाइफ है। हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही ऐना उनके पांव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या? पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया। सॉरी, पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया? अब बस भी करो ऐनक। मेरा मतलब है ऐना, जो भी है तुम्हारा नाम। सारा दिन पैर ही छूती रहोगी? खैर, जाती रहो। मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है? क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार ऐना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मती ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर ऐना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद ऐना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोसने उसके घर आती हैं।
क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिरंगन बहू ले आई और हमें बताया तक नहीं। हाँ हाँ अंजू बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या करे, जिसकी विदेशी बहू आती है ना, उसके ऐसे ही ठाट बाट बढ़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों? इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, मुझे ये खुद अभी पता चला। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे अंजू बहन, अब इतने भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है जिसे देखेंगे तो नजर लग जाएगी? तुम दोनों जाती हो या मैं? हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा। हम जाते हैं, चलें। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अंजू परेशान होकर सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है। उधर ऐना अपने पति से कहती है, मयंक, हमको बहुत जोरों का भूख लगी है, लेकिन हमको ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना लाओ। मयंक की बात सुनकर ऐना किचन में जाती है। वहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं। हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। क्या बनाऊं? हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी ऐना को रसोई की दीवार पर 2 छिपकली दिखती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना, अब तो हम इन्हीं को खाएगा। ऐना बगल में रखे लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से दोनों छिपकलियों को पकड़ने लगती है। तभी अंजू रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही ऐना को छिपकली पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्ला पड़ती है, बाप रे बाप, हे राम, ये क्या कर रही हो बहू तुम? अंजू के चिल्लाने की आवाज सुनते ही मयंक और संदीप भी किचन में आ जाते हैं। उधर ऐना भी अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे वो देखो, उस ऐना ने क्या पकड़ रखा है। तभी संदीप और मोहित ऐना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ रखी थी जो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब है ऐना ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे आप सब लोग इतना डरता क्यों है इससे? तुमको पता है इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, फिर देखना आप कैसे अपनी उंगली चाटता रह जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। संदीप और अंजू लगातार मयंक को घूरते जा रहे थे। तभी वो मयंक को डांटते हुए कहती है, अरे करम जले, कहाँ से उठाकर ले आया इस बला को? और तू मेरी माँ परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता मेरे घर में, जल्दी से इसको खिड़की से बाहर फेंक दे। आप एक बार खाइए तो सासू मॉम, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ऐना, प्लीज जल्दी से फेंक दे इसे। अरे कौन सा वो मनहूस समय था मयंक जब तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मॉम आप चिंता मत करो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। चलो ऐना, अपने कमरे में चलो। अपने कमरे में ले जाकर मयंक ऐना को सब कुछ समझाने लगता है। उनके घर का खाना पीना, रहन सहन। उधर अंजू हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जिसकी सजा में भुगत रही हूँ। तभी संदीप जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ भी कहो, लेकिन बहू बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की आई है। बाहर वाले क्या कम थे जो अब आप भी शुरू हो गए? अंजू को उसकी ननद का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम पूरा परिवार तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, अगर ये यहाँ आ गई तो इस बहू को देखकर तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, अरे वो क्या है ना सुमन दीदी, हम 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। तुम कब से झूठ बोलने लग गई अंजू? तो क्या करूं जी, पहले ही इस बहू ने आकर मेरा बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से रिश्तेदार आकर इसका और मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं इसके साथ मैं सारा जीवन कैसे रहूंगी। तभी ऐना एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में चाय का कप लेकर आती है और अंजू से कहती है, सासू मॉम, हम तुम्हारे वास्ते चाय बनाकर लाया। सुनो जी, क्या ये अपनी बहू ऐना ही है? यस सासू माँ, हम आपका बहू ऐना ही है।
हमको मयंक ने सब समझा दिया है, यहाँ का रीति रिवाज, खाना पीना, पहनना ओढ़ना। इससे पहले हमसे जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं एक अनाथ हूं, तो हमको ये सब नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीखने की कोशिश करूंगी। ऐना की बातें सुनकर अंजू और संदीप भावुक होते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं था हमारी बहू इतनी प्यारी है। बेटा तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। इसके बाद अंजू ऐना को हर काम सिखा देती है। कुछ ही महीनों में ऐना इंडियन खाना, यहाँ के रीति रिवाज और भाषा अच्छे से सीख जाती है। फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगता है और सब खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। Thanks for watching.